अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। डियर स्टूडेंट, आज हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सुन लीजिएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि विद होल्डिंग टैक्स क्या है, मैं एग्जांपल के थ्रू उसको समझाऊंगा। ठीक है, इनके क्या कुछ बेनिफिट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और हम इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे कि ठीक है किस सूरत में जो है ना वो कलेक्ट की जाती है, किस सूरत में जो है ना वो डिडक्ट की जाती है। ठीक है, वो केसेस हम इसमें से कुछ चंद केसेस वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इनकी ड्यू डेट्स के बारे में हम बात करेंगे और फिर विद होल्डिंग जो टैक्स स्टेटमेंट है ये कब जमा कराई जाती है, उनकी स्पेसिफिक डेट्स क्या है। ठीक है, जिस तरह हमने एडवांस टैक्स में पढ़ा था इसके स्पेसिफिक डेट्स होते हैं, इस तरह विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट को जमा कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक डेट्स होते हैं, वो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये चीज़ें हम इस वीडियो में वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स क्या है? इट इज़ द कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाती है, ये कलेक्शन है और ये डिडक्शन है, ये वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है, अब डिस्कशन मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या हम पहले क्या लेते हैं, हमने क्या बताया था कि इट इज़ द कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या कोई आप क्या है आप जो है ना कहीं गवर्नमेंट जो है ना वो क्या है वो गवर्नमेंट क्या है वो एम्प्लॉई है। ठीक है, और आप जो है ना वो आपको जो है ना वो माहाना आपको जो है ना वो 1 लाख रुपया क्या करता है वो पे करता है। ठीक है, अब डेट क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करता है आपको जो है ना 1 लाख रुपीज़ पे करता है तो वो 1 लाख रुपये पे नहीं करेगा, बल्कि उसमें से क्या करेगा, मिसाल के तौर पर क्या वो 20,000 रुपया क्या करेगा वो आपसे क्या करेगा, कोई जो है ना वो टैक्स क्या करेगा वो चार्ज करेगा, जिसको हम कहते हैं कि इनकम टैक्स। ठीक है, तो वो आपसे वो क्या करेगा वो चार्ज करेगा, तो वो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कितना आपको पे करेगा, 80,000 क्या करेगा वो आपको पे करेगा, और 20,000 क्या करेगा ये आपको जो है ना वो क्या करेगा उसको विद होल्ड कर लेगा। ठीक है, जब जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं ये उसको क्या करेगा विद होल्ड कर लेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा ये आगे क्या करेगा वो FBR जो आपका जो टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनको क्या करेगा ये पैसे सबमिट करवाएगा इनकम टैक्स की मद में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, तो ये क्या है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या है, इट इज़ द स्पेसिफिक अमाउंट दैट इज डिडक्टेड व्हेन अ सर्टेन पेमेंट इज मेड। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपसे क्या किया है 1 लाख रुपया पे करना था, इसने 20,000 क्या किया वो विद हेल्ड किया, तो वो ये क्या है ये बेसिकली स्पेसिफिक अमाउंट है जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर डिफिनीशन दी है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं उसको हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई आपको जो है ना कमीशन पे करता है, ठीक है, तो इसमें से अगर वो कमीशन जो है ना 1 लाख रुपया का है, ठीक है, तो कमीशन में से अगर वो 10 लाख क्या करता है विद हेल्ड कर लेता है, ठीक है, और आपको जो है ना 90,000 पे करता है, तो उस सूरत में क्या होगा वो 10,000 क्या होंगे वो फिर आगे वो क्या करेंगे वो FBR टैक्स डिपार्टमेंट को वो जमा करवाएंगे। ठीक है, तो वो जो इसने 10,000 जो है ना वो जो स्पेसिफिक अमाउंट इसने आपसे विद होल्ड किए हैं ये क्या है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल दिया, अगर कोई आपको पेमेंट करता है, ठीक है, वो आपसे अमाउंट क्या करता है विद होल्ड कर लेता है। ठीक है, जो भी जिस अकाउंट के जिस रीज़न के ऊपर भी पेमेंट करता है, चाहे वो सैलरी के मद में हो, चाहे वो कमीशन की मद में हो, ठीक है ना, या कोई आपको वो डिविडेंड की मद में आपको जो है पेमेंट करे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या क्या है ये आपका क्या है ये आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है। ठीक है, फिर आ जाती है फिर आ जाती है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या है डियर स्टूडेंट, आपने क्या किया कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनसे क्या करता है आपके जो ना वहाँ पर जो बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका जो वहाँ पर जो फ़ी चालान होती है ना, फ़ी चालान, ठीक है ना, वहाँ से आपसे जो है ना वो क्या करता है उसके चालान में क्या करता है वो कोई ना वो टैक्स क्या करता है वो ऐड कर लेता है। ठीक है, मिसाल पर क्या इसने क्या किया 2,000 रुपया उसमें ऐड कर लिए हैं, ठीक है, टैक्स की मद में। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा वो इंस्टीट्यूट क्या करेगा वो फ़ी चालान में क्या करेगा ये अमाउंट इंक्लूड करेगा, वो आपसे क्या करेगा कलेक्ट करेगा। यानी जब आप फ़ी पे करेंगे, मिसाल के तौर पर क्या कि आपने 20,000 रुपया उनको फ़ी पे करनी है, तो आपका जो फ़ी चालान बनेगा उसमें से क्या करेगा वो इसमें से 20,000 जो 2,000 रुपया वो भी इसको क्या करेगा वो इंक्लूड करेगा, और जब आप उसको फ़ी पे करेंगे तो आपने क्या कर 20,000 आप 200 आपने उसको 22,000 रुपया आपने पे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा या इंस्टीट्यूट ने आपसे क्या किया यहाँ से आपसे कलेक्ट किए हैं, और फिर इंस्टीट्यूट जो है ना वो आगे जाके ना वो क्या करेगा उसको FBR को जो स्पेसिफिक जिसका ड्यूरेशन है स्पेसिफिक टाइम है उसमें क्या करेगा FBR को ये जमा करवाएगा जो उसने पैसे विद होल्ड किए हैं। ठीक है, ये 2,000 रुपये
ठीक है। चालान फॉर्म में ये सब क्या होगा, वो इंक्लूड होगा कि इसने ये विद होल्डिंग टैक्स आपसे की है, ठीक है, कलेक्शन की है। जब आप फ़ी पे करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको 22,000 रुपीज़ करेंगे, तो 22,000 में ये 2,000 रुपीज़ भी शामिल है, ठीक है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपसे कलेक्ट करेगा, ठीक है, फ़ी चालान के थ्रू, ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आगे BR को जमा करवाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, आपसे कलेक्शन की है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपसे वावड़ा क्या करता है, आपसे कलेक्ट करता है, ठीक है। टेलीफोन बिल हो गया, ठीक है, वो आपसे क्या करते हैं, कलेक्ट की जाती है, ठीक है। जो भी आप जहाँ से भी आप सर्विसेज ले रही हैं, जिस कंपनी की आप ले रही हैं, तो वो आपसे कलेक्ट कर लेते हैं टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिक बिल के थ्रू, और फिर आगे वो जाके वो इंस्टीट्यूट जिसने आपसे जो कि विद होल्डिंग एजेंट बन गया है, ठीक है, जिसने आपसे टैक्स विद होल्ड किया है, वो आके जाके वो FBR को जमा कराता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होती है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थ्रू आपसे रिसीव की जाती है, ठीक है। आपसे जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपके फीस चालान के थ्रू आपसे जो है वो लिया जाता है, कलेक्ट की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है, इट इज कलेक्शन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ठीक है। अब हम ड्यू डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू डेट की कि तो अब देखिए में आपने अगर जो है सैलरी के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, ये हमने सैलरी के केस में एग्जांपल डिस्कस की है, ठीक है। अब देखिए मैं जहाँ पर मिसाल आप जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं ना, उसने जिस दिन से आपसे ये अमाउंट किया कि वो डिडक्ट किया है ना, ये जो विद हेल्ड कर लिया है, ठीक है, उसी दिन से क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसी दिन से वो क्या करेगा, विद इन क्या करेगा 1 वीक, ठीक है, विद इन 1 वीक क्या करेगा, वो इस जन अमाउंट जिसे आपसे विद होल्ड किया, जिस डिपार्टमेंट जहाँ पर काम कर रहे हैं, उसने FBR को क्या करना पड़ेगा, विद इन 1 वीक उसने जमा कराना पड़ेगा, ठीक है, थ्रू स्टेट बैंक में जिसके अकाउंट्स है या जो नेशनल बैंक में इसके अकाउंट्स है, ठीक है। इसी तरह डे सुन जहाँ पर जो ना वो किसी वापडा ने या जो भी आपको जो ना वो टेलीफोन सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसने जो ना वो आपसे जो ना वो टैक्स कलेक्शन जो आपसे करेगा, ठीक है। तो फिर इसने क्या करने, जिस दिन से वो क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, उसी दिन से क्या करेगा, वो विद इन 1 वीक, ठीक है ना, विद इन 1 वीक क्या करेगा, उसने क्या कर जो आज से टैक्स इसने विद होल्ड किया, वो क्या करेगा, विद इन 1 वीक उसने FBR को जमा कराने हैं, ठीक है। इस तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने आपसे वो विद होल्ड किए हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, विद इन 1 वीक विद होल्डिंग टैक्स क्या करेगा, FBR को जमा कराएगा, ठीक है। तो आपने ड्यू डेट याद रखनी है, वो क्या है, वो विद इन 1 वीक है, ठीक है। एक चीज़ और आप याद रखें कि आपका जो विद होल्डिंग टैक्स है ना, इसकी जो नेचर है ना, वो क्या है, एडवांस टैक्स की है, ठीक है। मैंने पिछले जो लेक्चर नंबर 5 हुआ तो उसमें मैंने डिटेल के साथ एडवांस टैक्स मैंने पढ़ाया था, ठीक है, समझाया था मैंने एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो इनकी नेचर क्या होती है, वो एडवांस टैक्स की होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, इस तरह एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे क्या करते हैं, जब भी क्या करके वो टैक्स डिडक्ट करेगा, ठीक है ना, विद होल्ड करेगा, वो उसने क्या करेगा, विद इन 1 वीक क्या करना है, उसने जमा कराना है, ठीक है। उसने पूरे एंड साल का इंतज़ार नहीं करना कि वो साल के एंड में क्या करके ये विद होल्डिंग टैक्स जो है ना वो FBR को जमा करवाएगा, नहीं, वो साल का इंतज़ार नहीं करेगा। वो जैसे वो इसने डिडक्ट कर लिए हैं, ठीक है, आपसे, ठीक है, इसने विद होल्ड किया है, उस दिन इस विद इन 1 वीक क्या करेगा, वो FBR को जमा कराएगा, ठीक है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है, इसकी नेचर क्या होती है, वो एडवांस होती है, यानी क्या होता है, ईयर एंड में क्या होता है, उसने जाके नहीं जमा कराना होता, ठीक है, इतना वेट नहीं करना होता, बल्कि इसने विद इन वीक के बेस पे जब भी वो डिडक्ट करेगा, ठीक है ना, या वो जब भी वो कलेक्ट करेगा, अगर इस ये वाला केस ले लें जहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपसे कलेक्ट करता है, ठीक है, तो इसने विद इन वीक क्या करता है, उसने जमा कराना होता है, इसने पूरे साल का इंतजार नहीं करना, ठीक है ना, ईयर एंड का इंतजार नहीं करना, ठीक है। ईयर सुन इसलिए उसे कहा जाता है कि ये क्या है, इसकी नेचर क्या है, वो एडवांस टैक्स की है, ठीक है, कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर आपने जाके विद होल्डिंग टैक्स जाना, जो भी एजेंट विद होल्ड करता है, उसने विद होल्डिंग टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर जमा नहीं कराना होता, बल्कि उसने वीक के बेस पे क्या होता है, वो जमा कराना होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप देखें ना उसको ईयर के हिसाब से, ठीक है ना, ईयर की रेफरेंस से देखें तो ये क्या है, फिर एडवांस बनता है, ठीक है। ईयर एंड में वो जमा नहीं कराता, बल्कि वीक के बेस में कहीं बीच में जाना वो जाके जाना वो कर रहा होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। याद रखो कि विद होल्डिंग एजेंट क्या होता है, जो भी आपसे टैक्स विद होल्ड करता है ना, यहाँ पर कोई एजुकेशन का जो भी आप जहाँ जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, वो जो भी इंस्टीट्यूट आपसे टैक्स विद होल्ड करेगा, वो क्या बन जाएगा, वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने आपसे जाना वो या जब वापडा ने आपसे जाना वो टैक्स कलेक्ट किया, तो ऐसे क्या होगा, इसने विद होल्ड किया, तो ऐसी सूरत में वो क्या होगा, वो विद होल्डिंग एजेंट क्या अगर करेगा, वो कहलाएगा, ठीक है। इससे मुख्तलिफ सूरतें हैं, मैं आगे जाना उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ केसेस हैं। तो अब हम केसेस को डिस्कस करेंगे किन सूरतों में आपने विद होल्डिंग टैक्स क्या है वो आपने किस सिचुएशन में आपने पे करना है, ठीक है, और विद होल्डिंग एजेंट्स इसमें कौन होते हैं, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट क्या है, ये बैंकिंग कंपनी है, ठीक है। अगर आपने बैंक के पास कोई अकाउंट खोला है, ठीक है, वहाँ पर कोई फिक्स डिपॉजिट आपने रखे हैं, ठीक है, बैंक के पास, तो बैंक ज़ाहिर है ना, वो बैंक के लिए वो डेप्ट है ना, वो कर्जा है ना, तो बैंक इसके ऊपर क्या करेगा, आपको प्रॉफिट जो है ना वो क्या करेगा, वो पे करेगा, ठीक है, उस अकाउंट के ऊपर जो आपने बैंक के पास खोले हैं, वहाँ पर आपने जो पैसे भी डिपॉजिट रखवाएं। अगर आपने कोई जो है ना वो सेविंग्स अकाउंट में रखे हैं या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रखे हुए हैं जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है या प्रॉफिट मिलता है, तो उस सूरत में क्या करेगा बैंक, जब आपको क्या करेगा प्रॉफिट या इंटरेस्ट पेमेंट करेगा ना, तो वो क्या करेगा, आपसे विद होल्डिंग टैक्स क्या करेगा, वो चार्ज करेगा, ठीक है। कौन करेगा, बैंकिंग कंपनी। इस सूरत में क्या होगी, वो विद होल्डिंग एजेंट होगी, ठीक है, विद होल्डिंग एजेंट होगी, वो आपसे टैक्स विद होल्ड करेगा जब वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट क्या करेगा, आपको पेमेंट करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आपने कोई जो है ना प्राइस बॉन्ड लिए हैं, ठीक है ना, प्राइस बॉन्ड्स आपने क्या किया, कोई लिए हैं, ठीक है, कि इस सूरत में क्या करेगा, जो भी आपको जो है ना वो जो है ना वो आपको पेमेंट करेगा, वो आपसे क्या करेगा, जो भी प्राइस बॉन्ड की पेमेंट करेगा वो आपसे क्या करेगा, विद होल्डिंग टैक्स की मद में अमाउंट करेगा, विद होल्ड करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और वही क्या कहलाएगा, वही विद होल्डिंग एजेंट कहलाएगा जो आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। आपने कोई प्राइस बॉन्ड कोई लॉटरी विन की है, अच्छा, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो आपसे क्या कर रहा है, विद होल्डिंग टैक्स काट रहा है, डिडक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या कहा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो डिपार्टमेंट, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो विद होल्डिंग एजेंट क्या होगा, वो कहलाएगा, ठीक है। तो आपको जब सैलरी पे की जाएगी तो आपसे विद होल्डिंग टैक्स क्या होगी, वो डिडक्ट की जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपने जाना वो याद रखना, ये भी दूसरा केस है। फिर क्या है, इंपोर्टर ऑफ गुड्स, ठीक है, अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस सूरत में कौन विद होल्डिंग एजेंट कौन होगा, वो होगा कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, ठीक है। क्या क्या है, कलेक्टर ऑफ कस्टम जो है ना, कस्टम डिपार्टमेंट में आपका, ठीक है, वो आपसे क्या करेगा, वो आपसे टैक्स विद होल्ड करेगा विद होल्डिंग टैक्स की मद में, और वो क्या कहलाएगा, विद होल्डिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। सिमिलर क्या है, एक्सपोर्ट के केस में यही है, ठीक है। किससे वो चार्ज करेगा, एक्सपोर्टर से चार्ज करेगा, किससे चार्ज करेगा, इस सूरत में इंपोर्टर से चार्ज करेगा, कौन चार्ज करेगा, कलेक्टर ऑफ जो कस्टम्स है, ठीक है, वो आपका विद होल्डिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये कोई तीसरा केस आ गया जिसमें आपने विद होल्डिंग टैक्स पे करना है, या आपसे कलेक्ट की जाएगी, आपसे डिडक्ट की जाएगी। फिर क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, अगर आपने क्या करना है, बैंक से आपने कोई कैश पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक रूल है कि अगर आप 50,000 रुपये एक दिन के अंदर आप जो है ना वो निकलवाते हैं अकाउंट से, और आप नॉन फाइलर है, ठीक है, आप नॉन फाइलर है, 50,000 रुपये निकलवाते हैं, तो फिर आपको 0.6% क्या होगा, आपको विद होल्डिंग टैक्स क्या होगी, आपसे बैंक चार्ज की जाएगी। तो उस सूरत में क्या होगा, बैंकिंग क्या होगा, जो भी बैंक आपसे डिडक्ट करेगा ना, वो क्या होगा, विद होल्डिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या चौथा केस आ गया जिससे आपसे विद होल्डिंग टैक्स क्या होगी, आपसे चार्ज की जाएगी, ठीक है। एक्सपोर्ट वाले भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है, इंपोर्ट के साथ ही, ठीक है। फिर ये आ गया है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, अगर कोई क्या है मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, और वो सेल्स कर रहा है, मैन्युफैक्चर क्या है, प्रोडक्शन जो कर रहा है, ठीक है, वो सेल कर रहा है, होलसेलर को कोई चीज़ सेल कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को, ठीक है, तो उस सूरत में क्या करेगा, जब वो मैन्युफैक्चरर जो कि सेल कर रहा है वो क्या करेगा, जब उनसे पैसे कलेक्ट करेगा ना, तो वो क्या करेगा, उनसे क्या करेगा, वो अमाउंट क्या करेगा, विद होल्डिंग टैक्स अमाउंट उसे कलेक्ट करेगा, ठीक है। उस सूरत में क्या करेगा, मैन्युफैक्चर क्या कहलाएगा, वो क्या विद होल्डिंग एजेंट क्या होगा, वो कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो टैक्स आपसे विद होल्ड करेगा। फिर आगे BR को पे करेगा। फिर सेल्स और रिटेलर, हाँ, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर वो डायरेक्टली क्या करता है, वो रिटेलर को कोई चीज़ सेल करता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो डायरेक्टली रिटेलर को क्या करते हैं, ये बंदे जाना क्या है, वो डायरेक्टली रिटेलर को सेल करते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, आपके क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, विद होल्डिंग एजेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेगा, जब वो उनको जो है ना वो इनसे पेमेंट लेगा ना, ये सारे बंदे रिटेलर से जब ये पेमेंट लेगा, तो वो क्या करेगा, वो टैक्स विद होल्डिंग टैक्स भी कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस सूरत में ये सारे बंदे क्या होंगे, जो कि सेल कर रहे होंगे रिटेलर को, वो क्या होंगे, वो विद होल्डिंग एजेंट कहलाएंगे ये बंदे, इसमें से कोई भी हो। फिर ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको जो है ना डोमेस्टिक जो कोई ट्रैवल कर रहे हैं एयरप्लेन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस एयरप्लेन के थ्रू आप कर रहे हैं, ठीक है, एयर ब्लू है, एयर सियाल है, या जो भी है, ठीक है, या पिया है, तो वो क्या करेगी, आपसे विद होल्डिंग टैक्स क्या करेगी, वो आपसे जो है वो क्या करेगी, वो आपसे चार्ज करेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो उस सूरत में क्या करेगी, जो भी कंपनी होगी वो क्या करेगी, वो जो आपसे चार्ज करेगी लेगी वो होल्डिंग टैक्स विद होल्ड करके, तो वो क्या कहलाएगा, विद होल्डिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये 8वां केस है जिसमें आपसे विद होल्डिंग टैक्स जो है वो चार्ज की जाएगी। फिर रिसेप्टर, आप कोई टेलीफोन बिल जो है ना वो क्या करते हैं, उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, आपसे क्या होगी, विद होल्डिंग टैक्स क्या होगी, वो रिसीव की जाएगी, ठीक है। जो आपसे बिल्स आते हैं, टेलीफोन बिल हो गया, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और फिर गैस बिल हो गया। तो जो भी जो है ना वो डिपार्टमेंट है आपसे कलेक्ट करेगी ना, गैस बिल्स आपसे जो कलेक्ट करेगी, ठीक है, तो जैसे सुई नादरन गैस जो है, ठीक है,
कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो वो आपसे क्या करेगी, वो विद होल्डिंग एजेंट कहलाएगी, और वो आपसे जो है ना बिल्स की मद में आपसे वो विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करेगी। एक और केस है कि पेमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर आपने कोई गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, उसको आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपने गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है, कोई आपने गुड्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या करेगा, जब गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगा ना, तो फिर क्या करेगा, गवर्नमेंट आपसे विद होल्डिंग टैक्स क्या करेगा, आपसे डिडक्ट करेगा, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, आपने कोई कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की है, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कोई जो है ना वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप है, या कोई जो है ना वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आपकी कंपनी ने उनको क्या करती है, वो सर्विस प्रोवाइड की है, कोई गुड्स प्रोवाइड किया, तो जब वो आपको पेमेंट करेगा तो आपसे क्या करेगा, विद होल्डिंग टैक्स का क्या करेगा, वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें फिर आपने याद रखनी है। एक और केस है जिसकी सूरत में विद होल्डिंग टैक्स आपसे क्या होगी, वो डिडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये चंद केसेस है मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और इंटरव्यूअर जो है आपसे जो है वो पूछ सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको जो है वो 11-12 आपके जो है वो माइंड में होनी चाहिए, जो आप जो है फिर वहाँ पर जो है वो बता सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर हम देखते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स होती है। अब देखो क्या होता है कि विद होल्डिंग एजेंट होता है ना, जो आपका टैक्स जो है ना वो विद होल्ड करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जब वो विद इन वीक के अंदर क्या करता है, जो वो टैक्स आपसे कलेक्ट करता है, तो विद इन वीक वो पे करता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उन्होंने क्वार्टरली क्या होता है, ठीक है डेढ़ सौ, इसके बाद उसने विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसने बिहार के पास जमा कराने होती है, ठीक है। यानी वो टैक्स तो वो विद इन 1 वीक जैसे विद होल्ड कर लेता है, विद इन 1 वीक वो पे करना होता है, ठीक है। लेकिन फिर उसने जो है ना वो क्वार्टरली क्या होता है, उसने विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट इसने क्या होती है, बिहार के पास जमा करानी होती है, ठीक है। अच्छा, इन विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है, उसमें जो है ना नेम, CNC, एड्रेस फ्राम होम द कलेक्शन और डिडक्शन वाज मेड, ठीक है ना, जिनसे वो टैक्स कलेक्शन की जाती है ना, डिडक्शन की जाती है या कलेक्ट की जाती है, उनका जाना सारा डिटेल उसमें जो है वो मेंशन किया जाता है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट में, ठीक है। ये इसमें क्या है, टोटल अमाउंट पे मेड आर रिसीव्ड फ्राम ए पर्सन फ्राम होम द टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड और डिडक्टेड, ठीक है। जिससे भी जो है वो जितनी भी अमाउंट क्या होती है उसने पे की है या कलेक्ट की है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, मैंने किसी को जो है ना कोई चीज़ जो है ना वो सेल की है, ठीक है, मैंने कोई चीज़ सेल किया, वो क्या है, वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है। तो वो अमाउंट क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसमें शो करूँगा कि मैंने कितने की मैंने सेल की है, जितनी भी इसकी अमाउंट है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। फिर क्या करूँ, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड फ्रॉम ए पर्सन, हाँ, जिसको मैंने 1 लाख रुपए की कोई चीज़ बेची है ना, मैं कोई जो है ना वो मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। तो फिर मैं करूँगा, मैंने इनसे जो भी विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट किया, मैं सपोज करता हूँ कि मैंने उनसे 10,000 रुपीज़ क्या कर वो कलेक्ट किए विद होल्डिंग टैक्स की मद में, तो वो भी क्या करूँगा, मैं उसमें विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट में वो यहाँ पर क्या करूँगा, वो इसमें लिखूँगा, ठीक है। टोटल अमाउंट जितनी भी मैंने कोई चीज़ अगर कोई पेमेंट की है या कोई अमाउंट रिसीव किया वो लिखूँगा, और फिर जितना मैंने विद होल्डिंग टैक्स उनसे कलेक्ट किया, उसने जो है ना वो कलेक्ट किया या उसे कोई डिडक्ट किया, वो भी मैं करूँगा, वो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट मैं इसमें शो करूँगा, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स है जो आपने मेंशन कर दिया। अब इनकी ड्यू डेट्स क्या होते हैं, क्वार्टरली आपने क्या करना होता है, विद होल्डिंग एजेंट ने विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो है ना वो जमा कराना होता है। ये क्या है, देखो, ऑन आर 20 अप्रैल, ये भी विद होल्डिंग जो है ना टैक्स स्टेटमेंट का जो है ना वो ड्यू डेट है। फिर क्या है, ये 20 जुलाई है, ठीक है ना, क्वार्टरली है। ये क्या है, 20 अक्टूबर है, और क्या है 20 जनवरी है, ठीक है। तो उन डेट्स को क्या करना होता है, अपने विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट क्या होती है वो जमा करानी होती है, इनके क्या है वो ड्यू डेट्स है, ठीक है। डेट्स में एक चीज़ याद रखें कि जो भी क्या करेगा टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करेगा, ठीक है, जो भी विद होल्डिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, क्वार्टरली विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट क्या करेगा, वो कमिश्नर को क्या करेगा, वो जमा करवाएगा, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट है बिहार की जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, उस फॉर्मेट में कमिश्नर को क्या करेगा, ये क्वार्टरली विद होल्डिंग टैक्स कौन जमा करवाएगा, विद होल्डिंग टैक्स एजेंट, जो अपना जो है ना वो डिडक्शन या कलेक्शन जो है बंदा जो कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो जमा करवाएगा कमिश्नर को, ठीक है। ये चीज़ जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये नोट करें। बेनिफिट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस एक चीज़ याद रखें कि विद होल्डिंग टैक्स को रिटेंशन टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस एम्प्लॉयर डू वर्क ऑफ कलेक्टिंग टैक्स फॉर गवर्नमेंट दस रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब रिड्यूसिंग क्या होता है, विद होल्डिंग जो एजेंट्स होते हैं, जो मैंने पिछले जो है ना वो डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो केसेस में, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट की बिहाफ पे क्या करता है, वो टैक्स क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट को क्या करता है, वो जमा कराता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और एफर्ट क्या हो जाते हैं, उसे रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारा काम टैक्स कलेक्शन करना, वो सारा काम विद होल्डिंग एजेंट्स क्या होता है वो कर रहे होते हैं, बिजनेसेस क्या होते हैं वो कर रहे होते हैं, ठीक है, या एम्प्लॉयर जो ना वो क्या वो कर रहे होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इनका सबसे बेनिफिट्स ये हैं
क्विक सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, विद होल्डिंग एजेंट, जैसे वो टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसने जैसे टैक्स कलेक्ट करते हैं उसने विद इन 1 वीक क्या होता है वो गवर्नमेंट को जमा करना होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है गवर्नमेंट के पास जाना क्विक क्या होता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ जाती है टैक्सेस के मद में, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये भी इनका एक जाना वो बेनिफिट्स है। और फिर क्या होती है इसे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी होती है, पूरी चीज़ें क्या होती है वो रिकॉर्ड में आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर जो है बता दिया कि विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट में आप ये सारी चीज़ें देते हैं, ठीक है। जिस बंदे से आप क्या करते हैं टैक्स कलेक्शन या डिडक्शन करते हैं ना, उस बंदे का सारा नेम, एनएससी, नेशनल टैक्स नंबर, एनटीएन कहते हैं, ठीक है। और एड्रेस क्या क्या हो जाता है आप उसको में से यहाँ सब भरते हैं, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट में, तो उनका सारा का सारा डेटा क्या हो जाता है वो एफबीआर के पास आ जाता है। ये सारा डिटेल अमाउंट टैक्स कितना कलेक्ट किया है, ठीक है, कितने की चीज़ें सेल कर दी हैं, ठीक, कितने अमाउंट की सेल की हैं, वो सारा डेटा आप जो है उसमें से लिखते हैं विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट में। तो क्या हो जाता है कि चीज़ें क्या हो जाती है पूरी एक रिकॉर्ड में आ जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है बिजनेसेस को जो है वो टैक्स नेट में क्या होता है वो लाया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इनका बेसिकली क्या होता है एक जना मेन जना क्या है उसका बेनिफिट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट जो है ना वो पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। तो हाँ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।